अद्वैत मल्होत्रा पूरे 7 साल बाद लंदन से भारत लौटा था। 7 साल पहले जब उसकी पहली पत्नी अनन्या इस दुनिया को छोड़ गई थी, तब उस सदमे ने अद्वैत को पूरी तरह तोड़ दिया था। जिंदगी की भागदौड़ और जिम्मेदारियों से दूर भागने के लिए वह सीधे लंदन चला गया था। वहीं से उसने अपने पिता का पूरा कारोबार संभालने का फैसला किया था। अद्वैत के विदेश जाने से पहले ही उसकी मां कमला देवी मल्होत्रा एक गहरी चाल चल चुकी थी। बेटे के अकेलेपन और मल्होत्रा परिवार को वंश की जरूरत के नाम पर उन्होंने अद्वैत की शादी एक ऐसी लड़की से करवा दी थी जिसे वे अपनी उंगलियों पर नचा सके। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि उनके पुराने ड्राइवर रघुनाथ वर्मा की बेटी काव्या थी। काव्या दिखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थी, लेकिन मल्होत्रा निवास जैसे प्रतिष्ठित बंगले के सामने उसकी हैसियत कुछ भी नहीं थी। कमला देवी का इरादा बिल्कुल साफ था। अद्वैत विदेश में रहेगा और काव्या इस घर में बहू नहीं बल्कि पर्दे के पीछे छुपी एक आज्ञाकारी नौकरानी बनकर जिंदगी गुजारेगी। रघुनाथ वर्मा ने अपनी पत्नी के इलाज के लिए कमला देवी से 8 लाख रुपए उधार लिए थे, जो वे कभी चुका नहीं पाए। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर कमला देवी ने उनकी बेटी काव्या को इस घर की बहू बनाकर एक तरह से गिरवी रख लिया था। उन्होंने अद्वैत को भावनात्मक दबाव में डालकर शादी के लिए कैसे राजी किया, ये बात सिर्फ वे ही जानती थीं। रात के 1 बज चुके थे। अद्वैत कॉफी लेने के लिए अपने कमरे से बाहर निकला और जैसे ही वह गलियारे से गुजरा तो सीढ़ियों के पास जमीन पर उसकी नजर पड़ी और उसके कदम वहीं थम गए, क्योंकि कड़ाके की ठंड में एक साधारण सी चटाई पर सिकुड़कर वहां काव्या सो रही थी। यह दृश्य देखकर अद्वैत को जोर का झटका लगा। वह हर महीने घर खर्च के लिए मोटी रकम भेजता था, लेकिन उसके बावजूद घर वाले उसकी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वहीं घर के नौकर रजाइयों और गद्दों पर चैन से सो रहे थे और यहाँ इस घर की मालकिन ठंडी जमीन पर रात काट रही थी। अनन्या के जाने के गम में पिछले 7 सालों से पत्थर हो चुका अद्वैत का दिल आज पहली बार पिघलने लगा। लेकिन उस पिघलाव में भी आग थी, गुस्से की, अपमान की और अन्याय की। काव्या चाहे उसके ड्राइवर की बेटी ही क्यों ना हो, लेकिन शादी के बाद इस घर में उसके साथ क्या हो रहा है, इसकी भनक तक उसे नहीं दी गई थी। अद्वैत एक जिम्मेदार मर्द था। भले ही उसने अब तक दिल से काव्या को पूरी तरह स्वीकार न किया हो, लेकिन फिर भी वह उसकी कानूनी पत्नी थी और उसका सम्मान बनाए रखना उसका फर्ज था। काव्या उठो, ये सब क्या चल रहा है? अद्वैत ने गुस्से में झुककर उसका हाथ पकड़ा। उस स्पर्श में गुस्सा था, लेकिन काव्या के लिए नहीं। तुम इस घर की बहू हो, यहाँ की नौकरानी नहीं, और तुम अपनी यानी हमारी कमरे में जाकर क्यों नहीं सोती? उसकी आवाज से काव्या घबरा कर जाग गई। वह कांपते हुए उठी। उसकी आंखों में नींद से ज्यादा कमला देवी का डर भरा हुआ था। वह ऊपर वाला कमरा, वहां मुझे जाने की इजाजत नहीं है, उसने डरे हुए स्वर में कहा। यह मूर्खता बंद करो। कहते हुए अद्वैत ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। आज से तुम मेरे कमरे में ही सोओगी। अगर किसी ने तुम्हें जमीन पर सुलाने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। काव्या को कुछ कहने का मौका दिए बिना वह उसे अपने साथ ऊपर की मंजिल पर अपने कमरे में ले आया। यह वही कमरा था जहां आज भी अनन्या की मौजूदगी और उसकी खुशबू हवा में तैरती थी। अद्वैत अनन्या से दिलोजान से प्यार करता था, लेकिन शादी के महज 3 महीने बाद ही उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद अद्वैत ने सख्त हिदायत दी थी कि अनन्या की चीजों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। काव्या के लिए वह कमरा किसी सपने से कम नहीं था। वह अनन्या का साम्राज्य था और काव्या को उस साम्राज्य में सिर्फ पायदान बनकर जीने की सजा दी गई थी। लेकिन आज अद्वैत वापस आ चुका था और आज पहली बार वह खुद काव्या को उस कमरे में लेकर आया था। यहां बैठो, उसने बेड की ओर इशारा करते हुए आदेश दिया, लेकिन काव्या बिस्तर पर बैठने के बजाय सिर झुकाए कमरे के कोने में चुपचाप खड़ी रही, क्योंकि काव्या जानती थी कि कमला देवी की नजर में उस बिस्तर पर काव्या की कोई जगह नहीं थी। वह सिर्फ अनन्या के लिए था। आज अद्वैत को पहली बार उसकी यह दहशत साफ दिखाई दी। तभी उसे याद आया
कि उसकी माँ ने इस लड़की से उसकी शादी सिर्फ इसलिए करवाई थी क्योंकि वह गरीब घर से थी, ताकि वह कभी सवाल न करे, कभी पलटकर जवाब न दे। काव्या की रग रग में बसी यह डर यही कह रहा था कि उसे हमेशा सिर झुकाकर जीना सिखाया गया है। पहली बार अद्वैत ने अपनी आवाज नरम किया, फिर वह उसके करीब गया और जैसे किसी छोटे बच्चे को समझाया जाता है वैसे ही शांत स्वर में बोला, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ना मेरी माँ से, ना इस दुनिया से। अब मैं हूं तुम्हारे साथ। फिर उसकी नजर उसके कपड़ों पर गई। ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने, इतने ढीले और पुराने, घर के काम के लिए भी कोई ऐसे कपड़े नहीं पहनता। फिर वह आगे बोला, कल हम शहर चलेंगे और शॉपिंग करेंगे, तुम्हें जो चाहिए सब दिलाऊंगा, कपड़े, गहने, सब कुछ, और बाहर खाना भी खाने चलेंगे। कुछ पल रुककर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ मेरी इस रानी को और क्या चाहिए? मेरी रानी? ये शब्द सुनते ही काव्या का चेहरा लाज और हैरानी से लाल हो गया, क्योंकि 7 साल के इस रिश्ते में आज पहली बार उसके पति ने, जो हमेशा लंदन में अपनी पहली पत्नी के गम में डूबा रहता था, आज वह उससे हक से कुछ पूछा था। काव्या ने कांपते हाथों से अपना पल्लू संभाला, क्योंकि आज उसका पति उसके पीछे खड़ा था। इसलिए हिम्मत जुटाकर महीनों से दिल में दबाई हुई बात उसने कह ही दी। उसका सिर झुका हुआ था और आवाज कांप रही थी, मेरी रोजमर्रा की चीजें खत्म हो गई हैं, क्या आप वो लाकर दे देंगे? अद्वैत स्तब्ध रह गया। उस एक वाक्य में कोई रोमांस नहीं था, कोई बड़ी मांग नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसी स्त्री की करुण पुकार थी जिसे उसकी सास ने नहाने के साबुन और जरूरी इस्तेमाल की चीजों तक से भी वंचित कर दिया था। उस एक वाक्य ने अद्वैत को अनन्या की यादों की दुनिया से खींचकर हकीकत की कठोर जमीन पर ला पटका। फिर उसे एहसास हुआ कि एक मृत इंसान के प्यार में डूबे रहकर उसने एक जिंदा इंसान को नरक में जीने पर मजबूर कर दिया था। उसने तुरंत काव्या के सिर पर हाथ रखा, उसकी भीगी आंखों को देखा, फिर एक गहरी सांस लिया और बोला, हाँ काव्या, मैं तुम्हें इस दुनिया की हर खुशी दूंगा। कल हम चलेंगे और तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करेंगे। अब तुम आराम से सो जाओ। काव्या ने पहली बार सिर उठाकर अद्वैत की आंखों में देखा। वहां उसे न गुस्सा दिखा, न उपेक्षा, बल्कि अपने लिए चिंता और एक मजबूत सहारा दिखाई दिया। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। अद्वैत ने बाथरूम की ओर इशारा किया, फ्रेश हो लो, अलमारी में अगर कुछ ठीक लगे तो बदल लेना, और यहां आराम से सो जाओ। उसकी आवाज में वही शांत भाव था, लेकिन उसके मन में तूफान मचा हुआ था। सुबह उठकर माँ और दुनिया को क्या जवाब देगा? इसी उलझन में काव्या कांपते कदमों से कमरे में गई और फ्रेश होकर बाहर आई। लेकिन बाहर आते ही कमरे की भव्यता ने उसे फिर से डरा दिया, क्योंकि उसने पहली बार उस कमरे को ध्यान से देखा। अद्वैत भले ही उसे अपनी कमरे कहता हो, लेकिन सच ये था कि वह पुराने प्यार का स्मारक था और हर कदम पर अनन्या की मौजूदगी महसूस हो रही थी। 7 साल बीत चुके थे, फिर भी वहां की हर चीज जिंदा लगती थी। लकड़ी की अलमारी के पास वाली दीवार पर एक बड़ी सलीकेदार फ्रेम में अनन्या की मुस्कुराती हुई तस्वीर लगी थी। तस्वीर में वह खुलकर हंस रही थी। बगल में चांदी की फ्रेमों में उसकी कुछ और छोटी तस्वीरें थीं, जिन पर धूल का एक कण तक नहीं था, मानो कोई रोज उन्हें साफ करता हो। टेबल पर आज भी अनन्या की पसंदीदा किताबें रखी हुई थीं और फूलदान में सजे गुलाब वैसे ही संभाल कर रखे गए थे। जिस बिस्तर पर अद्वैत ने उसे सोने को कहा था, उस पर पड़ी मुलायम शॉल भी अनन्या की ही थी। शायद उसके स्पर्श का एहसास पाने के लिए अद्वैत ने उसे अब तक वहीं रखा था। यह सब देखकर काव्या का दिल बैठ गया, क्योंकि उसे जो डर लग रहा था वह कमला देवी के गुस्से से कहीं ज्यादा गहरा था। तभी उसे समझ आ गया कि उसे इस घर में सिर्फ एक मजबूरी और एक शारीरिक जरूरत के तौर पर लाया गया है। हालांकि अद्वैत का शरीर यहां था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी अनन्या की यादों में कैद थी। कपड़े बदलने का ख्याल आया तो भारी मन से उसने अलमारी खोली, लेकिन अलमारी के अंदर का दृश्य काव्या के लिए एक और झटका था। घर भर में अनन्या के माप की
एक से बढ़कर एक कीमती रेशमी साड़ियां और महंगे पंजाबी सूट टंगे हुए थे। कुछ तो ऐसे थे मानो कभी पहने ही न गए हों, किसी खास मौके के लिए सहेज कर रखे गए हों। रंग बिरंगे, कढ़ाईदार, शाही ठाठ वाले कपड़े, जिनके सामने काव्या का अस्तित्व कुछ भी नहीं था। काव्या ने झुककर अलमारी का निचला दराज खोला तो एक हल्की सी खुशबू फैल गई। एक बॉक्स में 7 साल पुराने लेकिन आज भी नए जैसे बेहद महंगे और सुंदर अंतर वस्त्र सलीके से रखे हुए थे। काव्या का मन पूरी तरह टूट गया। उसे कुछ देर पहले ही अद्वैत की बातें याद आ गईं, जिस तरह उसने उसे समझाने की कोशिश किया था, मेरी रानी को और क्या चाहिए, और उसके जवाब में वह झिझकते हुए बोली थी, मेरी रोजमर्रा की चीजें खत्म हो गई हैं। उसकी वह साधारण सी गरीब घर की माँ और अब इस अलमारी में सजा अनन्या का यह शाही ठाठ। अब काव्या को अपनी गरीबी पर शर्म आने लगी। उसे लगा दीवार पर टंगी अनन्या की तस्वीर उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही है, मानो कह रही हो, तेरी हैसियत क्या है। मानो वह यह जता रही हो कि अनन्या की साधारण सी चीजों को छूने की भी काव्या की औकात नहीं। कपड़े यहां प्रतिष्ठा और स्थान का प्रतीक थे, और काव्या वह तो बस एक ड्राइवर की बेटी थी जिसे सौदे की तरह इस घर में लाया गया था। उसे अपनी हीनता गहराई से महसूस होने लगी। उसे पूरा यकीन हो गया कि अगर उसने इनमें से एक भी पोशाक पहन ली तो सिर्फ कमला देवी ही नहीं, खुद अद्वैत भी उसे कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि अनन्या की जगह लेने की कोशिश करना एक अपराध होगा। वह अलमारी बंद करने ही वाली थी कि उसकी नजर कोने में रखी एक छोटी सी पेटी पर पड़ी, लेकिन उसके भीतर क्या है यह देखने की हिम्मत वह नहीं जुटा पाई। उसका मन चीख चीख कर कह रहा था, अद्वैत ने उसे सिर्फ एक आसरा दिया है, प्यार नहीं, पत्नी का दर्जा नहीं। ये कमरा काव्या का नहीं है, यह आज भी अनन्या का है, और काव्या वह तो उसकी चरण धूल के बराबर भी नहीं है। क्या हुआ, कपड़े क्यों नहीं बदले? तुम्हें ठंड लग जाएगी। दरवाजे के बाहर खड़े होकर अद्वैत ने चिंता से पूछा, तो काव्या ने जल्दी से अलमारी बंद की और उन्हीं पुराने साधारण कपड़ों में बिस्तर की ओर बढ़ गई। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ये ठीक है, मुझे वैसे भी अब नींद आ जाएगी, उसने झूठ कहा, क्योंकि अनन्या के कपड़े पहनकर अद्वैत के सामने जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। अद्वैत ने उसके चेहरे की घबराहट और आंखों का डर देखा, लेकिन उस डर की असली वजह वह समझ नहीं पाया। उसे लगा शायद वह अब भी मां के डर से सहमी हुई है। उसने तय कर लिया कि सुबह मां से इस बारे में सख्त बात करेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि काव्या को जो डर सता रहा है वह कमला देवी का नहीं, बल्कि अनन्या के उस अमर प्रेम का है। तभी काव्या चुपचाप बिस्तर के एक कोने में सिकुड़कर लेट गई। दूसरी ओर अद्वैत करवट बदलकर अपने अतीत और भविष्य के विचारों में डूब गया। काव्या के लिए वह पलंग नरम और गर्म जरूर था, लेकिन उसकी नींद उड़ चुकी थी। उसकी हैसियत और अनन्या के न रूठने वाले प्रेम के बीच का फासला उसे सारी रात चुभता रहा। सुबह हो गई। हवा में हल्की ठंडक थी और हवेली में एक रहस्यमयी खामोशी पसरी हुई थी। कमला देवी ने नौकरों के कमरे की ओर रुख किया, जहां काव्या रोज जमीन पर बिछी चटाई पर सोया करती थी। जब उन्हें वहां काव्या नहीं दिखी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें तुरंत शक हो गया कि रात देर से आए अद्वैत ने जरूर कुछ न कुछ किया है। उनके सख्त चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। बिना किसी से कुछ कहे वे तेजी से सीढ़ियां चढ़ीं और सीधे अद्वैत के कमरे की ओर बढ़ गईं। उन्हें पता था वह कमरा अनन्या की अमानत है और काव्या जैसी नौकर की बेटी का वहां होना उस पवित्र जगह का अपमान है। उन्होंने जोर से दरवाजा खोला और अंदर घुस गईं। अद्वैत कुर्सी पर बैठा किसी फाइल में मग्न था और बिस्तर के कोने में नीली मुलायम रजाई में लिपटी हुई काव्या गहरी नींद में थी। वह मुलायम गद्दा काव्या के लिए सुकून भरा था, लेकिन कमला देवी की नजर में वह दृश्य काव्या की बहुत बड़ी गुस्ताखी था। कमला देवी ने काव्या पर जलता हुआ कटाक्ष डाला। उसे जगाने के लिए उनका हाथ सीधे साइड टेबल पर रखी अनन्या की तस्वीर की ओर बढ़ा। उन्होंने चांदी की फ्रेम में जड़ी वह तस्वीर उठा ली।
फिर उसे अपने सीने से लगा लिया और फिर काव्या की ओर देखते हुए दहाड़ी। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई इस बिस्तर पर सोने की? उनकी आवाज इतनी जहरीली और तीखी थी कि कमरे की बची खुची गर्माहट भी ठंडी पड़ गई। काव्या घबराकर जाग उठी। मैंने तुझे इस घर में किस लिए लाया था, ये भूल गई है क्या? रात के एक छोटे से सुख के लिए तू अपनी औकात भूल बैठी। कमला देवी ने अनन्या की तस्वीर को देर तक देखा, फिर एक लंबी सांस छोड़ी जिसमें 7 साल पुराना दर्द भरा हुआ था। फिर वे काव्या की ओर मुड़ी। तुझे यह समझना चाहिए कि मैंने तेरे पिता का कर्ज माफ किया और बदले में तेरी गरीबी खरीदी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैंने तुझे इस घर की बहू बना दिया है। उनके शब्द काव्या के मन पर कोड़ों की तरह बरस रहे थे। तेरा और अद्वैत का रिश्ता सिर्फ इसीलिए है कि मेरे बेटे का वंश आगे बढ़े, लेकिन मेरे बेटे का पहला और आखिरी प्यार उसकी पहली पत्नी अनन्या थी। कहते हुए कमला देवी ने तस्वीर पर प्यार से हाथ फेरा। वह सुंदर थी, हमारे बराबर की थी, हमारे ही जैसे बड़ी खानदान की थी, लेकिन ऊपर वाले को यह मंजूर नहीं था। शादी के कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत हो गई। उसे ब्लड कैंसर था, जिसका पता हमें शादी के बाद चला। उसने हमें ज्यादा वक्त दिया ही नहीं। उनकी आवाज और कड़वी हो गई। अद्वैत 7 साल से उसी सदमे में जी रहा है। वह 2018 में अनन्या का दर्द भूलने के लिए भाग गया था। तुमसे उसने सिर्फ शादी की रस्म निभाई है, तुझे दिल से स्वीकार नहीं किया गया है। कल रात तुम्हें जमीन पर सोता देख शायद उसे दया आ गई होगी, इसीलिए वह तुम्हें कमरे में ले आया। इसलिए तू किसी भी गलतफहमी में मत रहना। कमला देवी ने अपनी तीखी नजर काव्या पर गढ़ा दी। इस कमरे का कोना कोना, इस बिस्तर पर रखी हर एक चीज अनन्या की अमानत है। मैंने सब कुछ वैसे ही संभाल कर रखा है ताकि जब अद्वैत यहां आए तो उसे अनन्या का आभास हो, उसका स्पर्श याद आए। अद्वैत यह सब सुन रहा था। उसके लिए यह नया नहीं था। वह जानता था कि उसकी मां काव्या को नीचा दिखा रही है, लेकिन उन बातों में जो सच्चाई थी उसने उसे भीतर से तोड़ दिया। वह आज भी अनन्या की यादों में फंसा हुआ था और मां का गुस्सा भी उसी दुख से उपजा था। आखिरकार अद्वैत ने हस्तक्षेप किया। मां, बस कीजिए, अब वह मेरी पत्नी है, कम से कम इंसानियत तो दिखाइए। कमला देवी गुस्से से मुड़ी और अद्वैत की ओर देखा। तू 7 साल बाद लौटा है और अब एक कर्जदार की बेटी का पक्ष लेने लगा है। क्या तू यह भूल गया कि अनन्या तेरा प्यार थी और यह लड़की सिर्फ एक जिम्मेदारी है? उन्होंने ठंडी आवाज में कहा। मैं अनन्या के जाने का दर्द तभी भूल पाऊंगी जब इस लड़की की कोख से हमारे खून का वारिस जन्म लेगा। अगर तू इसे सम्मान देता है तो याद रखना, उसके बदले में इसे इस घर को वंश देना होगा। इतने साल मैं तुझसे दूर रही हूं, अब मुझे अपने पोते का चेहरा देखना है और तेरे चेहरे पर मुस्कान देखनी है। आखिर कब तक तू खुद से और हमसे भागता रहेगा? कहते हुए उन्होंने अनन्या की तस्वीर फिर से मेज पर रख दी। फिर काव्या की ओर एक आखिरी उपहास भरी नजर डाली और दरवाजे की तरफ बढ़ गईं। लेकिन जाते जाते उन्होंने अपना आखिरी फैसला सुना दिया। यह एक अघोषित नियम है, जब तक तू इस घर में पालना नहीं हिलाती तब तक इस कमरे में तेरा अस्तित्व सिर्फ एक कानूनी औपचारिकता रहेगा। तेरी सारी हैसियत अनन्या के चरणों में है, उससे ऊपर नहीं। उनके जाते ही कमरे में एक डरावनी खामोशी फैल गई। काव्या ने कमला देवी की ओर नहीं देखा, बल्कि उसकी नजर दीवार पर लगी अनन्या की मुस्कुराती तस्वीर पर टिक गई। वह तस्वीर उसे अब और भी सुंदर और भी दिव्य लगने लगी थी। अब काव्या समझ गई थी कि उसे यहां किसी पुराने खालीपन को भरने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इस घर को वारिस देने के लिए लाया गया है। जब तक वह वारिस नहीं देगी तब तक वह इस घर में सिर्फ एक कीमती वस्तु बनकर रहेगी। अनन्या के उस भव्य अतीत के सामने उसका अस्तित्व बेहद तुच्छ था। सुबह हो चुकी थी। काव्या बहुत जल्दी जाग गई थी। हवा में ठंडक थी और हवेली के बाकी लोग अब भी गहरी नींद में थे। वह जानती थी कि उसकी कीमत सिर्फ उसकी मेहनत में है। कमला देवी के कमरे से निकलते ही वह सीधे रसोई में गई और नौकरानी की मदद से नाश्ते की तैयारी में जुट गई। रसोई की महिला थोड़ी बहुत मदद कर रही थी,
लेकिन काव्या के हाथ मानो किसी मशीन की तरह चल रहे थे। उसे पता था अद्वैत के बड़े भाई वीर प्रताप को नाश्ते में गर्मागर्म और तीखे पराठे चाहिए होते हैं, भाभी सुशीला को सिर्फ उबले अंडे और ब्रेड, और बच्चों के लिए पैनकेक बनाने पड़ते हैं। वह भाग दौड़ करते हुए सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हुए डाइनिंग टेबल सजा रही थी। ठीक 8 बजे अद्वैत फ्रेश होकर नाश्ते के लिए नीचे आया, लेकिन सामने का दृश्य देखकर उसे जोर का झटका लगा, क्योंकि डाइनिंग टेबल पर वीर प्रताप, सुशीला और बच्चे शांत बैठे हुए थे। और काव्या कभी वीर प्रताप की प्लेट में गरम पराठे परोस रही थी, तो कभी सुशीला को सलीके से छीले हुए अंडे दे रही थी, तो कभी बच्चों की प्लेट में पैनकेक सजा रही थी। कमला देवी टेबल के दूसरी ओर बैठी थीं। उनकी नजर काव्या पर ऐसे जमी हुई थी जैसे कोई किसी नापसंद चीज को देख रहा हो। उनकी आंखों में न प्रशंसा थी न ममता, बल्कि एक अजीब सा संतोष था कि इतनी सुंदर बहू होने के बावजूद वह नौकरानी की तरह काम करने को मजबूर है। अद्वैत ने यह सब देखा और उसका दिल मरोड़ खा गया, क्योंकि यह वही काव्या थी जिससे उसका विवाह हुआ था, जिसके साथ उसने कल रात बिताई थी। 7 साल, भले ही वह दूर रहा हो, लेकिन इन 7 सालों में उसने अपने पति के बिना इस घर में रहकर सास ससुर और पूरे परिवार की सेवा की थी। वह सिर्फ 18 साल की थी जब उसकी शादी अद्वैत से कर दी गई थी, और इस घर में उसे एक नौकर से भी बुरी जिंदगी जीनी पड़ रही थी। यह देखकर अद्वैत का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। उसे लगा वह उसका पति नहीं, बल्कि उसका मालिक है, जिसने उसे नौकरों के हवाले कर दिया है। तभी काव्या रसोई से दौड़ती हुई आई। हाथ में कॉफी की ट्रे और एक प्लेट में अंडे थे। उसने वह प्लेट अद्वैत के सामने रखी और चुपचाप पीछे हट गई। सुशीला ने रूखे स्वर में आदेश दिया, नाश्ते के बाद मेरे कपड़े जल्दी से इस्त्री कर देना, मुझे मां के पास जाना है। अद्वैत मल्होत्रा ने पहले कॉफी का एक घूंट लिया और फिर कप को जोर से मेज पर रख दिया। फिर उसने काव्या की ओर देखा। वह मेज से थोड़ी दूर खड़ी थी। अद्वैत ने हाथ से अपने पास रखी खाली कुर्सी की ओर इशारा किया, यहां बैठो, मेरे साथ नाश्ता करो, इसी टेबल पर। इतना सुनते ही टेबल पर बैठे सभी लोगों की निगाहें उसी पर टिक गईं। और हां, अद्वैत ने ठंडे लेकिन सख्त स्वर में कहा, आज से किसी की भी गुलामी करने की जरूरत नहीं है। जिसे अपने काम करवाने हैं वह खुद करे। उसके शब्द उस शांत टेबल पर किसी बम की तरह आकर गिरा। सुशीला ने आंखें फाड़कर पहले अद्वैत की ओर देखा। उसके हाथ से प्लेट फिसलते फिसलते बची और कमला देवी का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया, क्योंकि आज तक इस घर में काव्या को कभी यह सम्मान नहीं मिला था। उसे हमेशा रसोई में या नौकरों की पंक्ति में बैठकर खाने की आदत थी। बेटा, ये तुम क्या बोल रहे हो? कमला देवी तुरंत बोली, वह रसोई में ही खा लेगी। अब तो उसके साथ एक रसोइया भी है, उसे वहां के काम भी तो देखने होते हैं। अद्वैत ने अपनी मां की ओर देखा। उसकी आंखों में ऐसा अटल निश्चय था जिसने किसी भी बहस की गुंजाइश ही खत्म कर दी। यह मेरी पत्नी है, मेरा इससे विवाह हुआ है और ये इस घर की बहू है, नौकर नहीं। इसलिए आज से यह हमारे साथ इसी डाइनिंग टेबल पर, इसी कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करेगी। अगर किसी को आपत्ति है तो वह अपनी व्यवस्था कहीं और कर ले। उसके अधिकार भरे स्वर में इतनी दृढ़ता थी कि कमला देवी चुप रह गई। लेकिन सुशीला, जिसे हमेशा अपना रुतबा दिखाने की आदत थी, तड़ाक से खड़ी हो गई। हमें नौकरों के साथ बैठकर खाना मंजूर नहीं है, उसने तिरस्कार से कहा, और आधा अधूरा नाश्ता छोड़कर वहां से चली गई। डाइनिंग टेबल पर अब सिर्फ कमला देवी, अद्वैत और काव्या रह गए थे। काव्या कांपते हाथों से उसी कुर्सी पर बैठी जिस पर अद्वैत ने बैठने का इशारा किया था। उसका गला सूख गया था। उसे लग रहा था कि अगर उसने एक कौर भी खा लिया तो कमला देवी की नजरों से वह झलकर राख हो जाएगी। कमला देवी ने कठोर चेहरे से अपना नाश्ता पूरा किया, जबकि अद्वैत बेहद स्नेह से काव्या को खाने के लिए मनाता रहा। नाश्ते के बाद जब अद्वैत अपने कमरे की ओर गया तो काव्या उसके पीछे दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। आदर और डर में खड़े रहने की आदत अभी भी उससे छूटी नहीं थी। अद्वैत ने मुड़कर उसकी ओर देखा और प्यार से कहा, देखो काव्या, मैंने तुमसे कहा था ना
कि तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपना हक मांगना सीखना होगा। ये घर सिर्फ उनका नहीं है, ये उतना ही तुम्हारा भी है जितना सुशीला भाभी का। फिर वह उठा और नरम लेकिन थाम आवाज में बोला, तैयार हो जाओ, आज हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद के कपड़े दिलाऊंगा। फिर थोड़ा रुककर उसने कहा, और सिर्फ बाहर पहनने के कपड़े ही नहीं, बल्कि जिन अंदरूनी यानी निजी चीजों की तुमने बात की थी वे भी हम लेंगे। जितनी तुम्हें चाहिए उससे भी ज्यादा। तुम इस घर की बहू हो और तुम्हारे कपड़े तुम्हारी इज्जत के मुताबिक होने चाहिए। फिर उसने आंखों में आंखें डालकर कहा, और एक बात याद रखना, आज से तुम वही कपड़े पहनोगी जो मैं तुम्हें दिलाऊंगा, ताकि किसी में तुम्हारी हैसियत पर उंगली उठाने की हिम्मत न हो। काव्या ने डरते हुए सिर हिलाया। नहीं, माँ जी बहुत नाराज हो जाएंगी। उन्हें नाराज होने दो। अद्वैत मुस्कुराया और उसके गाल को हल्के से छू लिया। अब इस घर में सिर्फ मेरा फैसला चलेगा। तैयार हो जाओ, आधे घंटे में निकलते हैं। अद्वैत और काव्या कार से शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल की ओर निकल पड़े। काव्या के लिए यह सफर किसी सपने जैसा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह अपने पति के साथ दूसरी आम पत्नियों की तरह यूं बाहर घूमने जाएगी। हवेली की उस कैद से बाहर निकलते ही उसे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी, लेकिन मन के किसी कोने में यह डर अब भी था कि कहीं यह सुख पल भर का तो नहीं। शॉपिंग मॉल पहुंचते ही अद्वैत ने काव्या का हाथ थाम लिया। सबसे पहले वह उसे एक अच्छे ब्रांडेड स्टोर में ले गया। वहां उसने काव्या के लिए जरूरी अंतर्वस्त्र और दूसरी निजी चीजें खरीदी। काव्या शर्म से लाल हो रही थी, संकोच में थी, लेकिन अद्वैत ने उसकी जरूरत के अनुसार एक दो नहीं बल्कि दर्जनों महंगी और बेहतरीन चीजें ले लिया, जैसे वह उसके बीते सालों की कमी पूरी कर रहा हो। इसके बाद वह उसे एक डिजाइनर बुटीक में ले गया। वहां उसने उसके लिए शानदार रेशमी साड़ियां और आधुनिक डिजाइन के सूट खरीदा। वह काव्या की पसंद का इंतजार नहीं कर रहा था, बल्कि खुद ही उसके रंग और रूप पर झंझने वाले कपड़े चुन रहा था, ताकि आगे कोई भी उसकी ओर उंगली न उठा सके। काव्या को लग रहा था जैसे वह सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि अपनी एक नई पहचान खरीद रही हो। इतना सब हो जाने के बाद अद्वैत उसे एक मशहूर ज्वेलरी शोरूम में ले गया। काव्या की आंखों में चमक थी, लेकिन उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सिर्फ उसके लिए हो रहा है। अद्वैत ने वहां एक बेहद नाजुक और कीमती सोने का सेट चुना, जिसमें सादगी और रईसी का सुंदर मेल था। जब जौहरी ने वह सेट बाहर निकाला तो अद्वैत ने खुद अपने हाथों से वह हार काव्या के गले में पहनाने की इच्छा जाहिर किया। काव्या ने अपने बाल ऊपर उठाया और अद्वैत मल्होत्रा उसके पीछे खड़ा हो गया। जब उसने हार पहनाने के लिए काव्या की गर्दन का पिछला हिस्सा देखा तो उसकी उंगलियों को वहां एक पुरानी, गहरी और सख्त जमी हुई चोट का एहसास हुआ। उसका हाथ वहीं ठिठक गया। वह थोड़ा और पास आया और ध्यान से देखने लगा। हथेली की रेखा से ठीक नीचे काव्या की गर्दन की जड़ में एक पुरानी भयानक चोट के निशान थे। जख्म भले ही पुराना था, लेकिन उसके दाग आज भी साफ दिखाई दे रहे थे। वह किसी राजकुमारी की तरह नाजुक शरीर वाली स्त्री नहीं थी, बल्कि उसका शरीर संघर्ष, मेहनत और अत्याचार की गवाही दे रहा था। अद्वैत के दिमाग में जैसे बिजली कड़क गई, क्योंकि यह कोई मामूली चोट नहीं थी। यह शारीरिक यातना और क्रूरता का सबूत थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह किसी हादसे का परिणाम नहीं हो सकती। यह जख्म किसी के आदेश पर या किसी के हाथों दिया गया होगा। तभी उसके जहन में उसकी मां कमला देवी का चेहरा उभरा और साथ ही सुशीला और घर के पुराने जुल्मों की तस्वीरें। यह निशान साफ कह रहा था कि काव्या को इस घर में सिर्फ नजरअंदाज ही नहीं किया गया था, बल्कि उसे शारीरिक पीड़ा भी दी गई थी। अद्वैत कुछ पलों के लिए सुन्न खड़ा रह गया। फिर उसने धीरे से सोने का हार काव्या के गले में पहनाया, लेकिन उसका सारा ध्यान अब भी उस जख्म पर ही अटका हुआ था। उसके भीतर गुस्से की लहर उठ चुकी थी। वह नहीं चाहता था कि काव्या वहां सबके सामने शर्मिंदा हो। वह जानता था कि अगर उसने अभी अपनी मां का नाम लिया
तो काव्या डर जाएगी। इसलिए उसने खुद को संभाला, हाथ सीधा किया और बेहद नरमी से अपना हाथ काव्या के कंधे पर रख दिया। अब उसकी आंखों में काव्या के लिए कोई नाराजगी नहीं थी। वहां सिर्फ गहरी पीड़ा, पश्चाताप और खुद पर शर्मिंदगी थी। शॉपिंग पूरी करके जब वे कार की ओर लौटे तो काव्या चुपचाप अपने हाथों में थैलियां संभाले चल रही थी। उसे पता था कि उसकी एक छोटी सी जरूरत ने अद्वैत की आंखों से वह पट्टी हटा दी थी जो सालों से बंधी हुई थी। उसकी गर्दन पर पड़े हुए पुराने जख्म ही अद्वैत को इस घर में उसका रक्षक बना चुके थे। अब काव्या के मन का डर काफी हद तक कम हो चुका था और उसकी जगह अद्वैत के प्रति एक गहरा भरोसा जन्म ले चुका था। बीते दिन अद्वैत ने जो साहस दिया था और सबके सामने जो सम्मान दिया था, उसी का असर था कि अब काव्या उस कमरे को सिर्फ अनन्या की स्मृति नहीं बल्कि अपने पति का घर, अपनी हक की जगह मानने लगी थी। उसे महसूस हुआ कि उस कमरे के वातावरण को बदलना जरूरी है। बीते हुए कल का बोझ हल्का करना जरूरी है ताकि वह यहाँ सच में मानसिक शांति पा सके। अगले दिन अद्वैत ऑफिस चला गया था। काव्या ने कल खरीदे गए महंगे कपड़े एक ओर रख दिए और एक साधारण सूती साड़ी पहनकर कमरे की सफाई में लग गई। सफाई करते हुए उसने कोने में रखी भारी पुरानी लकड़ी की अलमारी को खिसकाने की कोशिश की। तभी अलमारी और दीवार के बीच एक छोटी सी जगह में उसे कपड़े जैसा कुछ दिखाई दिया। तो जिज्ञासा से उसने वह जगह खोली तो अंदर उसे एक पुराना लिफाफा मिला। वह लिफाफा हल्की खुशबू से भरा था और उस पर बेहद सुंदर अक्षरों में सिर्फ एक नाम लिखा था, अद्वैत मल्होत्रा। काव्या के हाथ कांपने लगे क्योंकि यह एक ऐसा राज था जो पिछले 7 सालों से इस हवेली की दीवारों में दबा हुआ था। कांपते दिल से काव्या ने वह लिफाफा खोला जिसमें एक पत्र था। अनन्या ने यह पत्र अपने जीवन के आखिरी कुछ घंटों में ब्लड कैंसर के अंतिम चरण में लिखा था। शब्द बहुत साधारण थे लेकिन उनमें प्रेम, समझदारी और जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य छुपा था। मेरे प्रिय अद्वैत, जब यह पत्र तुम्हारे हाथ में पहुंचेगा तब तक मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। मुझे पता है तुम खुद को मेरी यादों की कैद में बंद कर लोगे, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है, तुम ऐसा मत करना। तुम अपने भविष्य को मेरे लिए रोक मत देना, बल्कि तुम आगे बढ़ना, क्योंकि आगे बढ़ना ही जीवन का सच है। इसलिए मेरे लिए रुक जाना एक तरह से गलत होगा। देखना कोई और जरूर आएगी जो तुम्हारा ख्याल रखेगी। मेरी दिल से यही इच्छा है कि उसकी आंखों में मेरा अतीत नहीं, तुम्हारा आने वाला कल दिखे, क्योंकि मैं तुम्हारा बीता हुआ कल हूं, तुम्हारा आने वाला कल नहीं। मुझे भूल मत जाना, लेकिन मेरे पास ठहर कर भी मत रह जाना। मैं ऊपर से तुम्हें मुस्कुराते देखकर ही सुकून पाऊंगी। तुम्हारी अनन्या। जब काव्या ने पत्र पढ़कर पूरा किया तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे बल्कि एक सच्चाई को समझ लेने के थे। ये पत्र अद्वैत के 7 सालों के दर्द और काव्या के अधूरे जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझाने वाली चाबी था। काव्या समझ गई कि अद्वैत अनन्या की इच्छा के खिलाफ जाने से डर रहा था। उसे लगता था कि अगर उसने किसी और को दिल से स्वीकार किया तो यह अनन्या की आत्मा से गद्दारी होगी। पूरा दिन काव्या बेचैन होकर कमरे में चक्कर लगाती रही। वह रात होने का इंतजार करती रही। रात को जब अद्वैत थका हुआ ऑफिस से लौटा तो काव्या ने प्रेम से उसे खाना परोसा। खाना खत्म होने के बाद उसने बिना कुछ कहे वह पत्र धीरे से उसके सामने रख दिया। जैसे ही अद्वैत की नजर अनन्या की लिखावट पर पड़ी, उसका दिल जोर से धड़क उठा। पत्र हाथ में लेते ही अद्वैत मल्होत्रा के हाथ कांपने लगे। फिर जैसे जैसे वह पत्र पढ़ता गया, उसकी आंखों में जमा वर्षों का दर्द बादल बनकर उमड़ने लगा। जब उसने अनन्या के वे शब्द पढ़ा, मेरे लिए ठहर जाना सुख नहीं है, तुम्हें अपना कल देखना है, तो उसका बांध टूट गया। अनन्या की मृत्यु के बाद 7 वर्षों में पहली बार वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी सिसकियां कमरे की निस्तब्धता को चीरती चली गई। काव्या चुपचाप उसके पास बैठ गई। उसने स्नेह से उसके कंधे पर हाथ रखा, उसकी पीठ सहलाती रही जैसे उसे थामे हुए हो। कुछ देर बाद जब अद्वैत का मन थोड़ा हल्का हुआ तो उसने भरे गले से एक ऐसा रहस्य बताया
जिसे न कमला देवी जानती थी और न ही इस दुनिया का कोई और। मैं उसे भूल नहीं पा रहा था। काव्या, उसने गहरी सांस लेते हुए अपराध बोध के साथ स्वीकार किया। मुझे लगता था कि वह हर पल मुझे देख रही है, मैं उसे बचा सकता था। इतना कहकर वह कुछ पल रुका। उसके चेहरे पर असहनीय पीड़ा उभर आई। फिर वह आगे बोला, अगर मैं उसे समय रहते विदेश इलाज के लिए ले गया होता, डॉक्टरों ने कहा था कि उसके आखिरी दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मुझे 5 दिनों के लिए दिल्ली एक बड़े प्रोजेक्ट पर जाना पड़ा, जबकि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। तब मैंने अपने करियर को ज्यादा महत्व दे दिया था। उसकी आवाज भर्रा गई। लेकिन जब मैं लौटा तब तक वह जा चुकी थी, बिल्कुल अकेली। आज भी मुझे लगता है कि मेरी गैर मौजूदगी, मेरे देर से लिए गए फैसले ने ही उसकी मौत को जल्दी बुला लिया। उसने सिर झुका लिया। मुझे यकीन था कि अनन्या की आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। अगर मैं आगे बढ़ा, अगर मैं खुश हुआ या किसी और को अपनाया, तो ये उसके साथ धोखा होगा। इसलिए मैंने खुद को रोक लिया और तुम्हें भी अपने से दूर रखा। उसने काव्या की ओर देखा तो उसकी आंखें फिर भर आईं। मैंने तुम्हें वह अधिकार, वह प्रेम नहीं दिया जिसकी तुम हकदार थीं। मुझे लगा अगर मैंने तुम्हें प्रेम दिया तो अनन्या को पीड़ा होगी, लेकिन उस पत्र ने उसके मन पर रखा 7 वर्षों का पत्थर हटा दिया था, क्योंकि अनन्या ने उसे माफ कर दिया था और उसे आगे बढ़ने की अनुमति दे दी थी। अद्वैत ने 7 वर्षों में पहली बार राहत की सांस लिया। उसने काव्या का हाथ कसकर पकड़ लिया। अब उसके स्पर्श में सिर्फ जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि उस साथी की चाह थी जिसने उसे 7 वर्षों के अभिशाप से मुक्त कर दिया था। मुझे माफ कर दो काव्या। उसकी आंखें फिर नम हो गईं। अब मैं तुम्हारी आंखों में ही अपना भविष्य देखूंगा। अब इस कमरे से अनन्या की यादों को विदा लेना होगा और तुम्हें इस घर की असली रानी बनाना होगा। काव्या के लिए यह क्षण सिर्फ पत्नी के रूप में स्वीकारे जाने का नहीं था, बल्कि अपने पति की मानसिक मुक्ति का भी था। अब वह सिर्फ किसी ड्राइवर की बेटी नहीं थी, बल्कि वह डोर बन चुकी थी जिसने अद्वैत को उसके बीते अपराध बोध से बाहर निकाला था। रात के भोजन के बाद हवेली में फिर वही गहरी बोझिल शांति फैल गई। अद्वैत अपने कमरे में लैपटॉप पर ऑफिस के काम में व्यस्त हो गया। लंदन से जुड़े कुछ व्यावसायिक सौदे वह यहीं से संभाल रहा था। काव्या अब उसके भावनात्मक सहारे को समझने लगी थी। उसने उसके लिए कॉफी बनाई। फिर अपनी आदत के अनुसार 1 कप चाय लेकर वह कमला देवी के कमरे की ओर बढ़ी। ये कदम उठाना काव्या के लिए आसान नहीं था। कमला देवी आज भी उसे तिरस्कार की नजर से देखती थीं और सुबह डाइनिंग टेबल पर हुए घटनाक्रम के बाद उनका क्रोध चरम पर था। लेकिन काव्या जानती थी कि जब तक वह कमला देवी के मन से अनन्या की यादों का वह कठोर बंधन और भय नहीं हटाएगी, तब तक इस घर में शांति संभव नहीं है और अद्वैत भी पूरी तरह उस दुख से मुक्त नहीं हो पाएगा। जब काव्या कमरे में पहुंची तो कमला देवी बिस्तर पर लेटी हुई थी। काव्या ने धीरे से चाय का कप उनके पास रखा। माँ जी, चाय। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक नया आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। मालकिन के स्थान पर माँ जी। सुनकर कमला देवी चौंक गईं। उन्होंने उसकी ओर देखे बिना ठंडे मगर कठोर स्वर में कहा, मुझे तुम्हारी सहानुभूति की जरूरत नहीं है। बस मेरे बेटे की सेवा करो, वही तुम्हारा काम है। मुझे पता है कि तुमने इस घर में अपनी जगह बना ली है, लेकिन याद रखना, तुम कभी इस घर की रानी नहीं बन सकती। शायद मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हारा और अद्वैत का विवाह करवाकर। काव्या ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप कमला देवी के बिस्तर के पास खड़ी हुई और अपने पास से वह पत्र निकाल लिया। वही पत्र जिसे पढ़कर अद्वैत को धैर्य मिला था। वह जानती थी कि यह पत्र ही उसका सबसे बड़ा सच है, उसका सबसे बड़ा आधार। माँ जी, उसने आदर के साथ लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, मैं यहां किसी आरोप का जवाब देने नहीं आई हूं, मैं सिर्फ आपको यह देने आई हूं। जैसे ही कमला देवी की नजर उस लिफाफे पर पड़ी और उन्होंने अनन्या की लिखावट पहचानी, उनका हाथ चाय के कप से फिसल गया। वे झटके से उठकर बैठ गईं। उनके चेहरे पर एक साथ आश्चर्य, भय और गहरी अस्थिरता फैल गई।
फिर कमला देवी ने कांपते हुए हाथों से वह पत्र लिया। ये क्या है? ये तुम्हें कहां से मिला? उन्होंने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। यह अनन्या का पत्र है मां जी, काव्या ने शांत स्वर में कहा। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले लिखा था। आज अलमारी की सफाई करते समय मुझे यह मिला। मैंने इसे पढ़ा है और अद्वैत ने भी। कमला देवी ने जल्दी जल्दी पत्र खोल लिया। जैसे जैसे उनकी आंखें पंक्तियों पर दौड़ती गईं। अद्वैत, मेरे लिए खुद को कैद मत करना, क्योंकि जीवन आगे बढ़ने का नाम है। इसलिए मेरे लिए ठहर जाना एक भूल होगी। अगर कोई और तुम्हारे जीवन में आए तो उसकी आंखों में हमारा कल नहीं, बल्कि तुम्हारा आने वाला कल दिखना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा बीता हुआ कल हूं, भविष्य नहीं। जैसे जैसे उन्होंने पत्र पढ़ा वैसे वैसे उनके चेहरे का रंग उड़ता चला गया, क्योंकि अनन्या की मृत्यु के बाद कमला देवी ने ही अद्वैत को दुख में डूबे रहने पर मजबूर कर दिया था। क्योंकि उन्हें लगता था कि अनन्या से सच्चा प्रेम वही होगा जो उसके बाद किसी को स्वीकार न करे, जबकि वह स्वयं भी अनन्या को खोकर टूट चुकी थी। और उन्हें दृढ़ विश्वास था कि अगर अद्वैत फिर से खुश हुआ तो यह अनन्या के प्रेम का अपमान होगा। लेकिन इस पत्र ने उनके बनाए हुए सारे नियमों को चकनाचूर कर दिया था। पत्र पढ़कर उन्होंने कांपते हाथों से उसे नीचे रख दिया। पहली बार उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू छलक आए। मेरी अनन्या, उन्होंने टूटे स्वर में कहा। वह नहीं चाहती थी कि आप या अद्वैत उनके कैंसर की सच्चाई जानकर टूट जाए। काव्या ने बहुत ही विनम्रता से समझाया। उन्हें पता था कि उनका समय सीमित है। उन्हें आप दोनों से बहुत प्रेम था, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि आप उन्हें इस तरह दुख में देखें। काव्या ने आगे कहा, मां जी, अनन्या की यही इच्छा थी कि उनके बाद अद्वैत आगे बढ़े, उनकी यादों में बंधकर जीवन छोटा न करे। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि आप अद्वैत को जीवन भर उसी कमरे में कैद कर दें। काव्या के शब्द सीधे कमला देवी के हृदय में उतर गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने अनन्या के प्रेम को एक पीड़ा और अभिशाप बना दिया था। उसी के नाम पर उन्होंने अद्वैत को भी तोड़ा और काव्या को अपमानित किया था। मैंने उसकी इच्छा का अपमान किया, कमला देवी खुद से बुदबुदाई। अपने अज्ञान में मैंने उसकी आखिरी चाह को ही सबसे बड़ा श्राप बना दिया। काव्या ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप मुड़ी और कमरे से बाहर जाने लगी। काव्या, रुक जाओ, कमला देवी ने पुकारा। पहली बार उनकी आवाज में तिरस्कार नहीं बल्कि केवल पछतावा था। काव्या रुक गई। तुमने सही किया, कमला देवी ने कहा। 7 साल का बोझ आज उतर गया। कल सुबह ही उस कमरे की सफाई करवा दी जाएगी। अनन्या की तस्वीरें अब लाइब्रेरी में रखी जाएंगी। अब तुम और अद्वैत वहां चैन से रह सकोगे। ये कमला देवी की अनकही स्वीकारोक्ति थी कि उन्होंने काव्या को इस घर की बहू और पत्नी का स्थान दे दिया। काव्या ने पहली बार खुलकर सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका दिया। बिना कोई युद्ध लड़े उसने सबसे कठिन परीक्षा पास कर लिया था। कमला देवी का दुख केवल एक सास का दुख नहीं था, क्योंकि अनन्या उनके इकलौते भाई रणवीर मल्होत्रा की एकमात्र बेटी थी। वही भाई जिन्होंने माता पिता के निधन के बाद कमला देवी को पाल पोसकर बड़ा किया था, और अनन्या उनकी आखिरी पारिवारिक निशानी थी। अनन्या की मृत्यु के कुछ समय बाद रणवीर मल्होत्रा भी चल बसे। मायका पूरी तरह सूना हो गया था। इसीलिए कमला देवी अनन्या की स्मृतियों से चिपकी हुई थी। उस रात के भोजन और उस अनपेक्षित लेकिन निर्णायक बातचीत के बाद काव्या के भीतर एक नया आत्मविश्वास जन्म ले चुका था। जब वह अपने कमरे में लौटी तो वहां अब अनन्या की छाया नहीं थी, बल्कि अपने पति की प्रतीक्षा थी। अद्वैत अब भी लैपटॉप पर काम कर रहा था, लेकिन उनके चेहरे से तनाव गायब था। उसकी जगह गहरी शांति थी जो पत्र पढ़ने के बाद मिली थी। वह काम में व्यस्त था, लेकिन उसका मन अब मुक्त हो चुका था। काव्या ने धीरे से दरवाजा बंद किया और अपने लिए लाई गई नई चीजों की ओर देखा। पहली बार उसने अपनी औकात और डर को भूलकर एक पत्नी की तरह सजने का निर्णय लिया। पहले उसने स्नान किया, फिर वही महंगा परफ्यूम लगाया जिसे अद्वैत ने स्वयं उसके लिए चुना था। अलमारी में रखे अनन्या के कपड़ों को नजरअंदाज करते हुए
उसने वह रेशमी नाइट गाउन निकाला जो अद्वैत ने प्रेम से उसके लिए खरीदा था। वह सिर्फ कपड़ा नहीं था, वह सम्मान की पहली भेंट थी। काव्या ने आईने के सामने खड़े होकर अपने घुटनों तक लंबे बाल संवारे, हल्के गहने पहने। आज वह ऐसे सजी थी जैसे यह उसकी पहली रात हो। उसकी सादगी में एक अलग ही मोहकता थी, अनन्या की भव्य सुंदरता से बिल्कुल अलग, लेकिन उतनी ही पवित्र। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ अपने पति के प्रेम की प्रतीक्षा थी। तैयार होकर वह बिस्तर के पास बैठ गई। लाइट की हल्की रोशनी में अद्वैत ने जब उसकी ओर देखा तो उसके हाथ वहीं रुक गए। आज उसके सामने अनन्या की याद नहीं थी, बल्कि एक ऐसी स्त्री थी जिसकी सादगी और निष्कपटता में शुद्ध प्रेम का मौन आमंत्रण था। उसके चेहरे पर अब डर की परछाई नहीं थी, बल्कि एक पत्नी के अधिकार की झलक थी। अद्वैत मल्होत्रा ने लैपटॉप बंद किया और काव्या को अपने पास बुलाया। काव्या, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अद्वैत की आवाज में दिल से निकली हुई नमी थी। काव्या शर्मा गई और उसके पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। मुझे लगा जब दिल से बोझ उतर ही गया है तो आज मैं आपसे आपकी पत्नी बनकर मिलूं। उसकी आवाज में हल्का सा कंपन था, लेकिन इरादा पूरी तरह पक्का था। अद्वैत ने बेचैनी से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसकी आंखों में गहराई से देखा। मेरे मन का बोझ तुमने ही हल्का किया है काव्या। अगर तुम मुझे वो पत्र न दिखाती तो शायद मैं जिंदगी भर खुद को अनन्या की यादों में कैद रखता। तुमने मुझे आजादी दी है। अद्वैत ने काव्या को उठाकर अपने पास बिस्तर पर बिठाया। आज से ये कमरा सिर्फ किसी की यादों का स्मारक नहीं रहेगा, बल्कि आज से ये हमारा घर है, हमारे प्यार का घर। उसने प्यार से काव्या के माथे पर चुंबन किया, वही स्पर्श जो कभी शॉपिंग के दिन उसकी पुरानी चोट पर था। लेकिन आज उस स्पर्श में दया नहीं, बल्कि गहरा प्रेम और सम्मान था। मुझे माफ कर दो काव्या, मैंने तुम्हारे 7 साल बेकार कर दिए। अनन्या की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन जिंदगी रुकने का नाम नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम इस घर में अब भी किसी नौकरानी की बेटी बनकर रहो, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में एक खूबसूरत सच्चाई बनकर आई हो। तभी काव्या ने आगे बढ़कर अद्वैत को कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों में वो खुशी और प्रेम था जो किसी पत्नी को अपने पति से पहली बार मिलने पर मिलता है। 7 साल का अकेलापन उस रात के अंधेरे में घुल गया और ये सब काव्या को उसके धैर्य का फल मिल रहा था। वो रात सिर्फ 2 शरीरों का मिलन नहीं थी, बल्कि 2 टूटी हुई आत्माओं का एक होना थी। अद्वैत ने अनन्या के प्रेम को अपने दिल से मिटाया नहीं, बल्कि उसे एक सुंदर याद बना लिया। अब वो याद कोई बेड़ी नहीं थी, और साथ ही उसने काव्या को सिर्फ वंश देने वाली स्त्री के रूप में नहीं, बल्कि अपने दिल की रानी के रूप में स्वीकार किया। और इस तरह अद्वैत मल्होत्रा और काव्या की जिंदगी में प्यार का एक नया और सच्चा अध्याय शुरू हुआ। ऐसे ही 1 महीना बीत गए। कमला देवी के आदेश पर कमरे से अनन्या की तस्वीरें और यादें अब लाइब्रेरी में सजा दी गई थीं। अद्वैत और काव्या के रिश्ते में एक नया बंधन बन रहा था। अब काव्या सिर्फ बेडरूम तक सीमित नहीं थी, बल्कि अद्वैत की जिंदगी की साथी बन चुकी थी। एक सुबह अद्वैत ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी बाथरूम से काव्या की उलटी की आवाज आई। पिछले कुछ दिनों से काव्या को सुबह उठने में परेशानी हो रही थी और खाने की खुशबू भी उसे बेचैन कर देती थी। अद्वैत तुरंत बाथरूम के दरवाजे तक पहुंचा। काव्या, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? काव्या ने दरवाजा खोला। उसका चेहरा फीका था, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक थी। कुछ नहीं, बस थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, शायद मौसम बदलने की वजह से। अद्वैत ने उसे सहारा देकर कमरे में बैठाया। 10 दिनों से देख रहा हूं, हर सुबह यही हाल होता है। तुमने डॉक्टर को दिखाया? काव्या ने सिर हिला दिया। नहीं, मुझे झिझक हो रही थी। जहां मुझे पत्नी होने की इजाजत ही नहीं थी, वहां डॉक्टर से क्या कहती। अद्वैत ने उसका हाथ थाम लिया। वो समय खत्म हो चुका है। अब तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारी तबीयत मेरी जिम्मेदारी है। चलो अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। दोपहर में जब दोनों अस्पताल से लौटे तो उनके चेहरों पर खुशी और आश्चर्य साफ झलक रहा था, और काव्या के हाथ में डॉक्टर की रिपोर्ट थी
जिस पर साफ लिखा था वह गर्भवती है। रात के खाने के समय पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा था। अद्वैत ने काव्या का हाथ कसकर थाम लिया और मुस्कुराते हुए कहा, माँ, भैया, भाभी, आज मैं आप सबको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं। काव्या माँ बनने वाली है। हमारे घर में बहुत जल्द एक नन्हा मेहमान आने वाला है। लेकिन यह घोषणा खुशी की जगह पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा ले आई। कमला देवी, जिन्हें हमेशा घर का वारिस चाहिए था, मुस्कुराने की बजाय अचानक गंभीर हो गई। उनके चेहरे की खुशी तुरंत चिंता में बदल गई। क्या इतनी जल्दी? उन्होंने गला साफ किया। डॉक्टरों ने ठीक से जांच की है ना? पूरी तरह से। अद्वैत मुस्कुराकर बोला, माँ, आपको तो खुश होना चाहिए। आपकी प्रतीक्षा खत्म हो गई है। खुशी तो है, कमला देवी ने चाय का कप रखते हुए ठंडे स्वर में कहा, लेकिन अब इसे अपनी सीमाएं याद रखनी होंगी। ये समझना होगा कि ये किस खानदान में आई है, क्योंकि इस घर के अपने नियम हैं। सिर्फ गर्भवती हो जाने से कोई रानी नहीं बन जाती। दरअसल कमला देवी के मन में अचानक डर बैठ गया था कि कहीं एक नौकरानी की बेटी सच में इस खानदान की असली वारिस न बन जाए। वारिस को जन्म देकर कहीं ये अपनी और सुशीला की सत्ता को चुनौती तो नहीं दे देगी। सेम यही बातें सोचते हुए सुशीला के पेट में जैसे मरोड़ उठ गया। फिर वह भीतर ही भीतर जलने लगी। ओह, तो यही था असली प्लान। सुशीला ने तंज कसा। उसके चेहरे पर साफ साफ नफरत झलक रही थी। पहले मां के सामने साधेपन का नाटक, फिर अद्वैत को अपने जाल में फंसाया और अब वारिस देकर अपनी जगह पक्की बनाना चाहती हैं। भाभी, जुबान संभाल कर बात करो। अद्वैत मल्होत्रा ने पहली बार अपनी भाभी पर आवाज ऊंची किया। सुशीला ने अपनी आंखें तरेड़ दी। आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं तो बस इतना ही कह रही हूं कि इतनी जल्दी कैसे? बस करो सुशीला। उसके पति ने उसे आगे बोलने से रोक दिया। हालांकि उसकी आंखों में भी चालाकी साफ झलक रही थी, लेकिन वह बात को संभालते हुए कहा, खुशी की बात है, खुश रहो। फिर उसने अद्वैत की ओर देखकर एक बनावटी मुस्कान फेंका। बधाई हो छोटे। हालांकि ऊपर ऊपर से बधाई दी गई, जबकि आंखों में छुपा हुआ स्वार्थ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन अद्वैत ने अपने भैया भाभी के ईर्ष्या भरे शब्दों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उसकी नजर सिर्फ काव्या पर थी, जो इस तनाव भरे माहौल में थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। अद्वैत ने काव्या का हाथ अपने हाथ में लिया और सबके सामने मेज पर बैठकर दृढ़ स्वर में कहा, मुझे काव्या के चरित्र या उसके इरादों पर जरा सी भी शंका नहीं है। इसे अपने अधिकार या जगह मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह अधिकार मैं खुद उसे देने वाला हूं। फिर उसने सीधे अपनी मां यानी कमला देवी की आंखों में देखा। मां, यह बच्चा सिर्फ इस घर का वारिस नहीं है, बल्कि यह मेरे और काव्या के प्रेम की निशानी है। और मेरे लिए यह बच्चा सिर्फ भविष्य नहीं, बल्कि मेरा कल है। अनन्या ने खुद मुझे आगे बढ़ने को कहा था। उसके शब्दों ने ही मुझे यह रास्ता दिखाया है। यह बच्चा मेरे दिल से अनन्या की यादों का दुख और अपराध बोध हमेशा के लिए मिटा देगा। काव्या ने कृतज्ञता से अद्वैत की ओर देखा। आज उसने सिर्फ अपनी पत्नी का नहीं, बल्कि अपने आने वाले बच्चे का भी सम्मान बचाया था। काव्या ने हल्के से उसका हाथ दबाया और आंखों से ही उसे यकीन दिलाया कि इस लड़ाई में वह अकेला नहीं है, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि एक मां के रूप में उसने इस हवेली में अपनी जड़ें मजबूती से जमा ली हैं। रात के खाने के बाद हमेशा की तरह अद्वैत और काव्या अपने कमरे की ओर बढ़े। काव्या के गर्भवती होने की खबर के बाद से पूरे घर में एक अजीब सी तनावपूर्ण शांति फैल गई थी। कमला देवी ऊपर ऊपर से शांत थीं, लेकिन भीतर उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उनकी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि कहीं काव्या अद्वैत का सहारा और वारिस की मां बनकर अनन्या की यादों को पूरी तरह मिटा न दे। जब दोनों अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंचे तो सामने का दृश्य देखकर अद्वैत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि कमरे के अंदर नौकर अनन्या का सारा सामान हड़बड़ी में बाहर निकाल रहे थे। उसकी बड़ी तस्वीर, किताबों की अलमारी, साइड टेबल, यहां तक कि उसके पुराने खुशबूदार कपड़ों से भरी अलमारी भी खींचकर बाहर ले जाई जा रही थी।
कमरे में अफरा तफरी मची हुई थी। ये सब क्या हो रहा है? किसने आदेश दिया है यह सब करने का? अद्वैत गुस्से से दहाड़ उठा। उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसके अतीत, उसके प्रेम और अनन्या के सम्मान पर हमला कर रहा हो। उसे अनन्या का ऐसा अपमान कभी मंजूर नहीं था। तभी कमला देवी तेजी से आगे आईं। उनके चेहरे पर एक साथ अधिकार और डर दोनों थे, क्योंकि उन्हें अद्वैत के गुस्से का अंदाजा था। उन्होंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, शांत हो जाओ। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें जिद साफ थी। यह सब मैंने ही करवाया है। तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वह उस पुराने माहौल में रहे जहां अनन्या की हर चीज उसे दुख दे, क्योंकि यह कमरा अब उसका है। लेकिन अद्वैत ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। दुख? या आपको डर है कि नई पीढ़ी अनन्या को भूल न जाए? आपको क्या लगता है मैं अनन्या को मिटाना चाहता हूं? मैं काव्या को स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए अनन्या का अपमान? नहीं, यह गलत है। और आपको किसने अधिकार दिया कि आप उसका सामान इस तरह बाहर फेंक दें? मैं फेंक नहीं रही हूं बेटा, कमला देवी ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। मुझे बस इतना ही लगा कि कल को काव्या या उसका बच्चा अनन्या के अस्तित्व से नफरत न करने लगे। अगर ये सारी चीजें यहीं रहीं तो वे भी चैन से नहीं रह पाएंगे। ये सुनकर काव्या को पहली बार एहसास हुआ कि सासू मां की चिंता पूरी तरह गलत नहीं थी। उनका यह व्यवहार ऊपर से भले ही काव्या के लिए था, लेकिन उसके पीछे अनन्या की यादों को बचाने की बेचैनी और नए रिश्ते को लेकर गहरा अविश्वास छिपा हुआ था। अब अद्वैत और कमल देवी के बीच जोरदार शब्दों की टकराहट शुरू हो चुकी थी। अद्वैत अनन्या के समानों की इस तरह की अपमान से आहत और क्रोधित था, तो कमला देवी काव्या के बढ़ते प्रभाव से भयभीत थीं। काव्या ने एक पल की भी देरी नहीं की। वह आगे बढ़ी और दोनों के बीच हाथ रख दिया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन इतनी दृढ़ कि दोनों अपने आप चुप हो गए। मांझी, मुझे पता है कि आपका इरादा गलत नहीं है, और अद्वैत जी, आपकी बात भी सही है। अनन्या आपके जीवन का एक बेहद अहम हिस्सा थी और वे हमेशा रहेंगी। हम उन्हें कभी मिटा नहीं सकते। काव्या ने कमला देवी की ओर देखा। मांझी, अनन्या की चीजें इस तरह आंगन में नहीं पड़ी रहेंगी। मैं वादा करती हूं कि मैं उन सबको इस हवेली की सबसे सुरक्षित और पवित्र जगह पर रखूंगी। मैंने एक योजना सोची है। फिर काव्या ने प्रेम से अद्वैत का हाथ थाम लिया। आप जानते हैं ना, अनन्या ने अपने पत्र में खुद आपको आगे बढ़ने की अनुमति दी थी। यही उनकी इच्छा थी कि उनकी यादें हमारे भविष्य की खुशी में रुकावट न बने। इसलिए अगर ये सारी चीजें इसी कमरे में रहीं, तो वे खूबसूरत याद बनने के बजाय हमेशा दर्द का कारण बनती रहेंगी। फिर काव्या ने लाइब्रेरी की ओर इशारा किया। आइए इन सब चीजों को किसी अंधेरी कोठरी या कबाड़ में डालने के बजाय हवेली की उस पुरानी, साफ और शांत लाइब्रेरी में रखें। वहां हम अनन्या कॉर्नर बनाएंगे, जहां उनकी तस्वीरें, उनकी किताबें, उनके कपड़े, सब कुछ सम्मान और प्रेम के साथ सहेज कर रखा जाएगा। जिसे भी उनकी याद आए, वह वहां जाकर उनके साथ कुछ पल बिता सकेगा। फिर काव्या ने कमरे की ओर देखा। लेकिन यह कमरा अब सिर्फ हमारा घर होगा, मेरे और अद्वैत के भविष्य का घर। काव्या के शब्दों में सम्मान भी था, दृढ़ता भी, और एक गहरी समझदारी भी। उसके संतुलन ने अद्वैत और कमल देवी दोनों को निरुत्तर कर दिया। कमला देवी ने पहली बार काव्या की बुद्धिमत्ता और परिपक्वता को खुले मन से स्वीकार किया। अद्वैत का गुस्सा भी धीरे धीरे शांत हो गया। उसने काव्या की ओर प्रेम और गर्व से देखा और उसने कहा, तुमने हमेशा की तरह एक बार फिर सब संभाल लिया। ठीक है, जैसा काव्या कह रही है वैसा ही होगा। कमला देवी ने भी सहमति में सिर हिलाया। हाँ, यही ठीक है। उसी रात अनन्या का सारा सामान पूरे सम्मान के साथ लाइब्रेरी में स्थानांतरित कर दिया गया। काव्या ने हवेली से अनन्या की जगह खत्म नहीं की थी, बल्कि उसे प्रेम, आदर और सच्चाई पर आधारित एक सही दर्जा दिया था। अगले ही दिन अद्वैत ने शहर से एक प्रसिद्ध इंटीरियर डिजाइनर को बुलवाया और अनन्या की, यानी अब काव्या की थी,
उस उदास भरी कमरे का रूप पूरी तरह बदलवाने लगा। अब वह जगह अब काव्या और आने वाले उसके बच्चे के लिए नए सिरे से सजाई जा रही थी। पुराने भारी फर्नीचर की जगह अब हल्के रंगों का आधुनिक और स्टाइलिश फर्नीचर आ गया। कमरे की हवा में अब पुरानी यादों की नमी नहीं, बल्कि एक उज्जवल भविष्य की खुशबू थी। वह कमरा अब सचमुच अद्वैत और काव्या का हो चुका था। जब कमरा पूरी तरह तैयार हो गया तो अद्वैत ने घर के सभी सदस्यों को शाम की चाय के लिए वहीं बुलाया। कमला देवी, वीर प्रताप और सुशीला मजबूरी में वहां आए। उनकी आंखों में आश्चर्य और असंतोष साफ दिखाई दे रहा था। अद्वैत सबको लेकर उस नए सजे हुए कमरे में दाखिल हुआ, जहां काव्या पूरे आत्मविश्वास और शांति के साथ खड़ी थी। उसने वही सुंदर साड़ी पहनी थी जो अद्वैत ने शॉपिंग के दौरान खुद उसके लिए चुना था। कमरे का बदला हुआ रूप देखकर कमला देवी की आंखें भर आईं। उन्हें पहली बार दिल से महसूस हुआ कि उनका बेटा अब अनन्या के दुख और अतीत की कैद से सचमुच मुक्त हो चुका है। तभी अद्वैत ने सबके सामने काव्या का हाथ अपने हाथ में लिया और दृढ़ स्वर में कहा, आज मैं आप सभी के सामने यह घोषणा करता हूं कि यह कमरा, जो अब तक अनन्या की यादों का एक संग्रहालय बना हुआ था, आज से यह मेरी पत्नी काव्या का घर है और काव्या ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। काव्या के भीतर अब पूरा आत्मविश्वास उतर आया था। उसने अद्वैत की आंखों में देखा तो बीते 7 वर्षों के अपमान, ताने और अकेलेपन की सारी पीड़ा उसकी आंखों के सामने तैर गई। लेकिन यह क्षण उसके लिए केवल एक नई जगह पाने का नहीं था, बल्कि पूरे सम्मान और स्वीकार का था। उसने बहुत ही शांत लेकिन साफ शब्दों में अपनी एक भावनात्मक इच्छा रखी। अद्वैत जी, आपको याद है? काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। शादी की 7 साल बाद उस पहली रात को जब मैं ठंड में जमीन पर सोई थी, तब आपने मुझसे पूछा था मेरी रानी को क्या चाहिए, और तब मैंने शर्माते हुए आपसे सिर्फ अपनी जरूरत की कुछ चीजें मांगी थीं, और आपने अपना वादा निभाया और मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा सुख मुझे दिया। इतना कहकर वह एक पल रुकी, फिर सिर उठाकर सबकी ओर देखते हुए बोली, लेकिन आज इस नए कमरे में आपकी मां के सामने और पूरे परिवार के सामने मेरी एक और मांग है। मुझे आपसे एक वचन चाहिए। इतना कहकर वह एक कदम आगे बढ़ी और भगवान की फोटो के ठीक सामने खड़ी हो गई। मैं चाहती हूं कि आप अपने हाथों से मेरे सिर पर पल्लू रखें और मुझे सबके सामने अपनी पत्नी का दर्जा दें, ताकि यह घर, यह मन और आपका नाम अब किसी की यादों या सपनों का हिस्सा न होकर हमारे वर्तमान का हिस्सा बने। और जब कल हमारा बच्चा इस दुनिया में आए तो वह यह देखे कि उसके पिता ने उसकी मां को सबके सामने कितना बड़ा सम्मान दिया था। काव्या की इस मांग में सादगी भी थी, दिल को छू लेने वाली भावना भी, और एक खानदान की बहू की गरिमा भी। कमला देवी मल्होत्रा की आंखें भर आईं। उन्होंने काव्या की ओर देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि इतना सब सहने के बाद भी काव्या ने कभी बदले की भावना नहीं रखी, बल्कि उसने हमेशा इस घर को प्रेम और सम्मान ही दिया। अद्वैत की आंखों में भी आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि काव्या की यह मांग केवल एक रस्म नहीं, बल्कि अतीत के अपमान को समाप्त कर भविष्य को पूर्ण करने का एक पवित्र क्षण है। इसलिए अद्वैत ने तुरंत वह सुंदर और कीमती ओढ़नी उठाया जो उसने खास काव्या के लिए मंगवाया था। उसने काव्या की आंखों में देखा, उसे प्रेम से अपने पास खींचा और पूरे परिवार के सामने पूरे सम्मान के साथ उसके सिर पर पल्लू रख दिया। फिर उसने उसके माथे को चूमते हुए कहा, तुम मेरी पत्नी हो और हमेशा से थी, और आज तुमने जो मांगा मैं उसे पूरे मन से पूरा करता हूं। जैसे ही अद्वैत ने प्रेम और सम्मान के साथ काव्या के सिर पर पल्लू रखा, उसी क्षण उनके नए जीवन की एक सुंदर शुरुआत हो गई। सुशीला और वीर प्रताप चुपचाप खड़े थे। उनका अहंकार और घर का सारा राजनैतिक खेल पूरी तरह खत्म हो चुका था। कमला देवी मल्होत्रा ने पहली बार दिल से काव्या की ओर देखकर मुस्कान दी। अब उनके चेहरे पर एक बहू पाने का सच्चा संतोष था। इस तरह काव्या का धैर्य, उसकी सादगी और सबसे बढ़कर अनन्या का वह पत्र अद्वैत और उसके पूरे परिवार को 7 वर्षों के दुख से मुक्त कर चुका था। क्योंकि काव्या एक ड्राइवर की बेटी होकर भी
अपने प्रेम, समझदारी और त्याग से वह अब इस हवेली की ओर अद्वैत के दिल की सच्ची रानी बन चुकी थी। तो दोस्तों, अगर आपको काव्या और अद्वैत की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर किसी नई कहानी में मुलाकात होगी। बाय।